नमस्कार दोस्तों भारतीय राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां सिर्फ चुनाव नहीं बदल रहे बल्कि राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलता हुआ महसूस हो रहा है। पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति एक मजबूत लीडरशिप, एग्रेसिव नेशनलिज्म, रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन और बड़े चुनावी कैंपेन की इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अब धीरे धीरे एक नया राजनीतिक मॉडल उभरता दिख रहा है, एक ऐसा मॉडल जो एजुकेशन, गवर्नेंस, यूथ एस्पिरेशंस, सोशल जस्टिस और संविधान की बात करता है। This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. इसी बदलती तस्वीर के बीच दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक नाम दोस्तों है राहुल गांधी और दूसरा है सी जोसेफ विजय। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें कभी भारतीय राजनीति में हल्के में लिया जाता था। नाम खराब है राहुल गांधी, हम नहीं सुनते राहुल गांधी की, वो तो पप्पू। लेकिन उन्होंने अपनी लगातार यात्राओं, भाषणों और मुद्दा आधारित राजनीति के जरिए खुद को एक सीरियस ओपोजिशन लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और सफल भी हुए। दूसरी तरफ विजय हैं जो साउथ इंडिया के सबसे बड़े फिल्म सुपरस्टार में से एक रहे और अब राजनीति में एंट्री लेते ही लाखों युवाओं के बीच उम्मीद का नया चेहरा बन गए। लोग उनकी पूजा तक कर रहे हैं, इस कदर लोग उनके फैन बने हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों नेताओं की राजनीति का तरीका पारंपरिक भारतीय राजनीति से अलग दिखाई देता है। दोनों लगातार एजुकेशन, यूथ वेलफेयर, गवर्नेंस, इक्वेलिटी और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं की बात करते हैं। पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आपका निकम्मेपन का यह सबूत है कि डीएसपी अरविंद सिंह ने लाठियां चलाई है। जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही कारण है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी और विजय की राजनीति मिलकर भारत में नए तरह की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स तैयार कर सकती है और क्या यह बीजेपी के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों विजय की राजनीति सिर्फ स्टारडम नहीं है। भारतीय राजनीति में फिल्म स्टार्स का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा देखा गया है। खासकर तमिलनाडु में तो सिनेमा और राजनीति का रिश्ता दशकों पुराना है। एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर और जयललिता जैसे नेताओं सिनेमा की लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदलकर दिखाया था। लेकिन जब विजय ने राजनीति में कदम रखा तो लोगों ने शुरुआत में इसे भी सिर्फ एक फिल्म स्टार की पॉलिटिकल एंट्री माना। लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि विजय सिर्फ पॉपुलैरिटी के भरोसे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्पीचेस में लगातार एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, करप्शन फ्री गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी रैलीज में सिर्फ फैंस नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवा, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास फैमिली भी दिखाई देने लगी। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों तब दिखा जब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने कुछ बड़े वेलफेयर डिसीजन लेकर ये संकेत देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति सिर्फ सिंबोलिज्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सबसे पहले 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का जो वादा किया था वो पूरा किया। नशे के खिलाफ एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाने जैसी फैसलों को मंजूरी दी। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में जो सरकारी शराब की दुकानें होती हैं उन्हें आमतौर पर टैस्मैक शॉप्स कहा जाता है, यानी कि राज्य सरकार के पास शराब बेचने का मोनोपोली यानी एकाधिकार है। ये दुकानें सरकार चलाती हैं, प्राइवेट लोग नहीं। विजय ने इन्हें भी स्कूलों और धार्मिक स्थानों से दूर करने का ऑर्डर पास किया है। आज दोस्तों विजय पर ईसाई होने की बात भी बोली गई कि ये तो ईसाई हैं, लेकिन विजय ने अपनी राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। तमिलनाडु में लगभग 90% हिंदू हैं, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने एक ईसाई व्यक्ति को अपना सीएम चुना। इसका मतलब कि जनता को रोजगार, शिक्षा और जनता की भलाई वाले काम चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति। ये दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल विजय ने सेट किया जो पूरे देश में अगर सेट हो गया तो पूरी राजनीति की तस्वीर बदल सकती है, जो कि धर्म पर आधारित राजनीति करने वालों पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है। दोस्तों इन फैसलों का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि इससे लोगों को यह मैसेज गया कि विजय एंटी सिस्टम एंग्री लीडर नहीं बल्कि वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि विजय ने अपनी इमेज मास हीरो से पीपल लीडर में बदलने यानी कि जनता का नेता बनाने की कोशिश की। उन्होंने खुद को सिर्फ
फिल्मी डायलॉग बोलने वाले सेलिब्रिटी की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एजुकेशन और गवर्नेंस की लैंग्वेज में बात करनी शुरू की। दोस्तों यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर एक नया नैरेटिव बनाना शुरू किया गया, एजुकेटेड पॉलिटिक्स, क्लीन पॉलिटिक्स और फ्यूचर पॉलिटिक्स का नैरेटिव। दोस्तों राहुल गांधी की राजनीति कैसे बदली ये सभी ने देखा है। अगर कुछ साल पहले के बारे में पूछा जाए तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति में सीरियस चैलेंजर बन सकते हैं या नहीं, इसको लेकर लोगों में शक था और ज़्यादातर लोग कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लंबे समय तक उनकी इमेज एक कमज़ोर ओपोजिशन लीडर की रही। टीवी डिबेट्स में उनका मजाक उड़ाया जाता था, सोशल मीडिया मीम्स में उन्हें टारगेट किया जाता था और राजनीतिक रूप से उन्हें इनइफेक्टिव माना जाता था। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज पूरी तरह से बदलती नजर आई। हजारों किलोमीटर की इस यात्रा ने उन्हें जनता के बीच एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो सीधे लोगों से बात करता है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करता है, लगातार संविधान व लोकतंत्र की रक्षा की बात करता है। दोस्तों राहुल गांधी ने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिक्स को पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स से इश्यू सेंट्रिक पॉलिटिक्स में बदलने की कोशिश की। उन्होंने जॉब्स, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, सोशल जस्टिस और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को अपने स्पीचेस में आगे जगह दी और केंद्र बनाया। यही वजह हुआ कि युवाओं और स्टूडेंट्स के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ती दिखाई देने लगी है। दोस्तों उनकी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वे लगातार फियर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन का नैरेटिव बनाते आए हैं और इसमें बहुत हद तक सफल भी होते आए हैं। यानी वे खुद को सिर्फ सत्ता पाने वाले नेता के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने वाले अपोजिशन के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। यही अप्रोच उन्हें ट्रेडिशनल ओपोजिशन लीडर से अलग बनाती है। दोस्तों राहुल गांधी और विजय की राजनीति में समानताएं पहली नज़र में राहुल गांधी और विजय बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हुए दिखाई देते हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल फैमिली से आता है जबकि दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री से। लेकिन अगर उनकी पॉलिसीज को और उनकी पॉलिटिक्स को ध्यान से देखा जाए तो कई समानताएं हमें मिल सकती हैं। दोनों लीडर यूथ फोकस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि यूथ को ज़्यादा आगे रखकर देखते हैं। दोनों लगातार एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। दोनों वेलफेयर बेस्ड गवर्नेंस की लैंग्वेज बोलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों अपनी राजनीति को हेट बेस्ड नैरेटिव से दूर रखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं और आपसी प्रेम और सद्भावना की बात करते दिखाई देते हैं। दोस्तों राहुल गांधी जहां संविधान और सोशल हार्मनी की बात करते हैं, वहीं विजय भी एजुकेशन, इक्वेलिटी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों को प्रमोट करते हैं। दोनों नेताओं की स्पीचेस में एग्रेसिव कम्युनल पॉलिटिक्स कम दिखाई देता है और गवर्नेंस ज़्यादा दिखाई देता है। दोस्तों यही कारण है कि कई पॉलिटिकल एनालिटिक्स ये मानते हैं कि अगर फ्यूचर में ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को नया शेप मिला तो उसमें राहुल गांधी और विजय जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये दो नेताओं का साथ आना बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी इस इमर्जिंग पॉलिटिक्स से परेशान हो सकती है? इस बात को भी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है। बीजेपी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक मैसिव इलेक्शन मशीन है। उसके पास मजबूत कैडर नेटवर्क, पावरफुल सोशल मीडिया इकोसिस्टम, ह्यूज फंडिंग सपोर्ट और स्ट्रिक्ट नेशनल लीडरशिप इमेज है। लेकिन दोस्तों साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु अब भी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राज्यों में से एक है। तमिलनाडु की राजनीति ट्रेडिशनली रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज प्राइड और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में विजय जैसे बड़े सुपरस्टार का राजनीति में आना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है और उसे तमिलनाडु में अपनी ज़मीन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार नेशनल लेवल पर बीजेपी की पॉलिसीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। अगर एक तरफ नेशनल ऑपोजिशन नैरेटिव और दूसरी तरफ रीजनल मास अपील एक साथ आ जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक नई पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी ज़रूर पैदा कर सकती है। विशेष रूप से यूथ पॉलिटिक्स में ये चैलेंज सबसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों भारत की बड़ी आबादी युवा है और जनरेशन जॉब्स, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती हैं।
अगर राहुल गांधी और विजय दोनों यूथ एस्पिरेशंस को इफेक्टिवली एड्रेस करने में सफल रहे तो वे फ्यूचर पॉलिटिक्स में बड़ा इन्फ्लुएंस बना सकते हैं और तस्वीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये नई राजनीति होगी कैसे। पिछले कई वर्षों में भारतीय राजनीति को अगर देखें तो लार्जली इमोशनल पोलराइजेशन पर आधारित रही है। चुनाव में अक्सर रिलीजन, नेशनलिज्म और आइडेंटिटी सबसे बड़े मुद्दे बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे अर्बन यूथ और एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, लोग अब सिर्फ एक बड़े स्लोगन्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। वे जॉब्स चाहते हैं, बेटर एजुकेशन चाहते हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहते हैं और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस भी चाहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और विजय दोनों इसी स्पेस को फिल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और ये उनकी बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी इनइक्वालिटी और बेरोजगारी की बात करते हैं, जबकि विजय एजुकेशन और वेलफेयर बेस्ड गवर्नेंस की इमेज बना रहे हैं। अगर ये पॉलिटिक्स मजबूत होती है दोस्तों, तो भारत में चुनावी डिस्कोर्स बदल सकता है, तस्वीर बिल्कुल ही बदल सकती है। राजनीति सिर्फ कौन ज़्यादा नेशनलिस्ट है इससे हटकर कौन बेहतर गवर्नेंस देगा इस तरफ जा सकती है और जाना भी चाहिए। हर देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। हालांकि ये तस्वीर जितनी एक्साइटिंग दिखती है, रियलिटी उतनी आसान नहीं है। सबसे पहली चुनौती है ऑर्गेनाइजेशन। विजय के पास पॉपुलैरिटी है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं चलती। चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल वर्कर्स, ग्राउंड नेटवर्क्स, कास्ट इक्वेशंस और अलायंस मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि विजय ने ये सारी चीज़ें मैनेज करके दिखाया है इस बार। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और ऑर्गेनाइजेशन है। कई राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे में सिर्फ स्पीचेस और यात्रा से चुनाव जितना आसान नहीं होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि नैरेटिव कंट्रोल, यानी बीजेपी का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है और ये सारे लोग जानते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक बीजेपी नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत प्रभावी रही है। ऐसे में राहुल गांधी और विजय को अल्टरनेटिव नैरेटिव को लगातार मजबूत बनाए रखना होगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत की राजनीति में रीजनल इंटरेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की बात होती है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स कई बार अलग अलग प्रायोरिटीज़ पर चलती हैं। ऐसे में नेशनल अपोजिशन यूनिटी बनाना आसान नहीं होगा। यूथ फैक्टर सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। भारत की राजनीति में आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा फैक्टर यूथ पॉपुलेशन होगी, यानी यूथ ही होगा जो इस तस्वीर को बदल सकता है। करोड़ों युवा जॉब्स, इन्फ्लेशन और फ्यूचर इनसिक्योरिटी को लेकर परेशान है। यही वजह है कि जो भी लीडर युवाओं की भाषा बोलेगा, उसके इशू उठाएगा, उन्हें होप देगा, वही फ्यूचर पॉलिटिक्स में एडवांटेज पा सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी की स्पीचेस में अक्सर बेरोजगारी, पेपर लीक्स और इनइक्वालिटी जैसे मुद्दे दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विजय की पॉलिटिक्स एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस दिखाई देती है। अगर दोनों लीडर्स जेन्युइनली अगर यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। तो साउथ इंडिया की राजनीति का नेशनल इम्पैक्ट, भारत की राजनीति लंबे समय तक लार्जली हिंदी बेल्ट सेंट्रिक रही है, लेकिन अब साउथ इंडिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों की पॉलिटिक्स नेशनल डिस्कोर्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगी है। दोस्तों, विजय की पॉपुलैरिटी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, उनकी फिल्मों और पब्लिक इमेज का प्रभाव पूरे साउथ इंडिया में है। दोस्तों, अगर वे सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बनते हैं और उनका इन्फ्लुएंस नेशनल ऑपोजिशन पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। ये पहली बार होगा जब साउथ इंडिया की कल्चरल पॉलिटिक्स नेशनल ऑपोजिशन नैरेटिव को शेप करने लगेगी। दोस्तों, राहुल गांधी और विजय थलपति के गठबंधन यानी कि टीवी के समर्थन को बीजेपी के लिए मध्यम स्तरीय खतरा माना जा सकता है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी गेम चेंजर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु तक सीमित है, जो बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किल राज्य रहा है। क्यों खतरनाक है बीजेपी के लिए, इसको जान लेते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी क्यों फिरा? बीजेपी लंबे समय से टीएन यानी कि तमिलनाडु में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। विजय की टीवीके ने युवाओं, महिलाओं और बदलाव की लहर लाकर भारी जीत हासिल की है। कांग्रेस का समर्थन मिलने से टीवीके सरकार बना रही है। विजय पहले सीएम बने, राहुल शपथ समारोह में शामिल हुए। इससे बीजेपी का साउथ में एंट्री प्लान और मुश्किल हो गया है। तमिलनाडु में द्रविडियन
पार्टीज यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके का विकल्प बनकर टीवीके कांग्रेस का एक नया कॉम्बो उभरा है। युवा प्लस पॉपुलर कल्चर का कॉम्बिनेशन, विजय का स्टार पावर प्लस राहुल की युवा इमेज और राष्ट्रव्यापी न्याय नैरेटिव में ये कॉम्बो तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी को कैपिटलाइज कर सकता है। अगर ये सरकार अच्छा परफॉर्म करती है तो 2029 तक तमिलनाडु में मजबूत रीजनल फोर्स बन सकता है जो बीजेपी के नेशनल एम्बिशन को रोक भी सकता है। दोस्तों, इंडिया ब्लॉक या विपक्षी एकता का जो संकेत है, कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर टीवीके को सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि राहुल विपक्षी दलों को फ्लेक्सिबल तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मॉडल केरल, आंध्र, कर्नाटक या अन्य दक्षिणी राज्यों में इंस्पायर करता है तो बीजेपी की डिवाइड एंड रूल रणनीति पर भी बहुत असर पड़ जाएगा और उसके लिए वो खतरनाक साबित होगी। टीवीके अपने कामों से किस तरह से बीजेपी को चैलेंज करेगी, टीवीके पार्टी राहुल और विजय की जोड़ी। लेकिन ये बात जरूर महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लिए अगर ये बहुत बड़ा खतरा नहीं भी है तो इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।